हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। आंटी की बेटी का मेरे घर पर होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नज़र अचानक सोफे पर सोई हुई आंटी की बेटी पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में प्रिया की छवि कुछ और ही नज़र आ रही थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज़ और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थामने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की खूबसूरती उस रात जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज़ आवाज़ें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थीं। प्रिया सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे को, उसकी मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना रही थीं। तब एक ज़ोरदार बिजली चमकी और प्रिया ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंतर तक हिला कर रख दिया था। मैं आखिर क्या करता? मैं भी एक मर्द था। मैं अपने मन को काबू में न रख सका और फिर उस रात मैंने प्रिया को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी अनीता अब माँ बनने वाली है। अनीता दिखने में बेहद सुंदर है और मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। अब जब उसका 8वां महीना चल रहा है, तो उसका और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता है। हाल ही में मुझे ट्रांसफ़र मिल गया। मेरे स्कूल का स्थान अब बदलने वाला था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में अनीता को अकेला कैसे छोड़ूं। मैंने सास ससुर को बुलाया और स्थिति समझाई। अंत में हमने यही निर्णय लिया कि इस समय अनीता को मायके भेज देना सही होगा, ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। अनीता का मायके जाने के बाद घर में अकेले रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया था। मुझे घर का हर छोटा बड़ा काम खुद करना पड़ता था। पीछे की गली में मेरी आंटी और उनकी बेटी रहती थी। कुछ दिन पहले मेरे मामा का निधन हो गया था, इसलिए रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन आंटी मुझसे मिलने आई और पूछा, रोहन, तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बातचीत के दौरान मैंने आंटी से कहा कि मुझे घर के काम काज के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है, जिस पर आंटी ने तुरंत कहा, रोहन, तुम्हें नौकरानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी जब तक तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आ जाती। आंटी के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी मदद से मुझे बड़ी राहत मिल जाती। मैं सोच रहा था कि आंटी को इस काम के लिए कुछ पैसे दे दूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। अगले ही दिन से आंटी मेरे घर आने लगी। वो मेरे खाने पीने और बाकी काम काज का ध्यान रखने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन आंटी ने मुझसे कहा, रोहन, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के गांव जाना पड़ेगा। उसकी बेटी की शादी है। शायद मुझे कुछ दिन लग जाएं, लेकिन तुम चिंता मत करना। मेरी बेटी तुम्हारी मदद के लिए आएगी। वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर का ध्यान भी रखेगी। हालांकि मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन काम का दबाव इतना था कि मैंने उनकी बात मान ली। आंटी ने वादा किया कि उनकी बेटी मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी। मैंने सोचा, चलो, कोई तो है जो इस मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। सुबह का वक्त था और मैं सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोलते ही मेरी आंखें जैसे ठहर गईं और मेरे मन में हलचल सी मच गई। मेरे सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा मासूम और चमकदार था और उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं कुछ पल के लिए चौंक कर रह गया। उसने धीरे से कहा, रोहन, मैं प्रिया हूँ, तुम्हारी आंटी की बेटी। माँ ने मुझे भेजा है
उसकी आवाज़ ने मुझे जैसे होश में ला दिया था। मैंने उसे तुरंत अंदर बुलाया और एक गहरी सांस ली। प्रिया ने अंदर आकर इधर उधर देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और उसे घर के सारे कामों के बारे में बताने लगा। मुझे ये सब समझाते हुए लगा कि वो बहुत होशियार है और जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगी। हालांकि मेरे मन में एक सवाल उमड़ने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, प्रिया, तुम इतनी बड़ी हो और इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मेरा सवाल सुनकर वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहर में ऐसा ही पहनावा होता है। वैसे भी मैं घर पर ही रहती हूँ और कहीं बाहर नहीं जाती, लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हारी मदद करनी है, इसलिए यहाँ आ गई। उसके जवाब ने मुझे चुप करा दिया। मैं कुछ और नहीं कह सका। प्रिया ने काम संभाल लिया और लगन से घर की सफाई करने में लग गई। मैं उसे एकटक देख रहा था। वो बहुत ही सलीके से और पूरी लगन से घर का काम कर रही थी। प्रिया को काम करता हुआ देखकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी सुंदर और जवान लड़की को इस तरह काम करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे मन में आंटी के प्रति गुस्सा भी आया। मैंने सोचा, आंटी अपनी बेटी को इस तरह के कपड़े पहनने क्यों देती है और अब तक उसकी शादी क्यों नहीं की? थोड़ी देर बाद मैंने अपनी जिज्ञासा से भरे मन को शांत करने के लिए पूछ ही लिया, प्रिया, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, शादी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मम्मी अकेली है और सारे खर्चे उन्हीं पर हैं। ऐसे में शादी के बारे में सोचने का समय कहाँ है? उसके शब्दों में दर्द था जो मैंने साफ महसूस किया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया, तुम इतनी सुंदर हो कि कोई भी लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा। तुम्हारी शादी के लिए पैसा इतनी बड़ी बाधा नहीं होना चाहिए। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप काम में लग गई। इसके बाद प्रिया रोज़ मेरे घर आने लगी। वो हर काम इतनी सादगी और मेहनत से करती थी कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद मुझे उसके व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसने मुझसे मेरी पत्नी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने उसे बिना झिझक सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो उसे इस बात की खुशी हो कि अनीता कुछ महीने तक यहाँ नहीं आने वाली। उसके बाद से प्रिया का व्यवहार और भी अजीब लगने लगा। अब वो न केवल मेरे काम करती, बल्कि मेरे लिए रोज़ नए नए पकवान बनाने लगी थी। हर बार खाना इतना स्वादिष्ट होता कि मुझे लगता कि वो दिल से मेहनत कर रही है। हालांकि मैं ये सब कुछ उसका काम समझकर नज़रअंदाज करता रहा। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि प्रिया मेरी पसंद का ध्यान रखने लगी है। वो मेरी पसंद के कपड़े पहनती और मेरे इशारों को समझने की कोशिश करती। मैंने कई बार उससे कहा, प्रिया, तुम्हें जितना कहा है बस उतना ही काम करो, लेकिन वो कभी नहीं सुनती। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि प्रिया मेरी पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी है। वो मेरे सामने साड़ी पहनकर आने लगी और सच कहूँ तो साड़ी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित करना शुरू कर दिया था, लेकिन मन के एक कोने में अनीता की यादें भी थीं जो मुझे हमेशा सचेत करती। प्रिया ने अपने बालों में गुलाब लगाना शुरू कर दिया था। उसके बालों से गुलाब की खुशबू आती थी जो पूरे घर को महका देती थी। जब भी वो मेरे करीब होती, उस खुशबू से मेरा मन भर जाता। प्रिया का ये बदला हुआ रूप मुझे उलझन में डालने लगा था। एक दिन मैंने प्रिया से आंटी के बारे में पूछा, प्रिया, आंटी कब तक वापस आएंगी? उसने जवाब दिया, रोहन, जिस शादी के लिए माँ गाँव गई है वो शादी अभी तक हुई नहीं है। शायद उन्हें कुछ और दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। उसका ये जवाब मुझे ठीक लगा और मैंने कहा, ठीक है, जैसे भी है माँ से कहो कि जल्दी लौटे। लेकिन उसके बाद प्रिया का व्यवहार और भी ज़्यादा बदल गया। अब वो रोज़ साड़ी पहन कर आने लगी थी और उसकी साड़ी के साथ उसके बालों में लगा गुलाब उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता। वो घर के कामों को इस तरह से करती कि मुझे अब एहसास होने लगा कि वो केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे करीब आने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि प्रिया की इस कोशिश के बावजूद मुझे अपनी पत्नी अनीता की बहुत याद आती थी। अनीता की मासूमियत और उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी का एहसास मुझे प्रिया के बारे में कुछ भी गलत सोचने से रोकता था।
मैंने एक दिन प्रिया से कहा, तुम फुल ड्रेस पहनकर आया करो, शॉर्ट ड्रेस में मैं असहज महसूस करता हूँ। प्रिया ने मेरे इस अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ। वो इतनी निडर और सहज थी कि उसे अपने पहनावे या व्यवहार से कोई कमी नज़र नहीं आती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि ये सब मेरे साथ हुआ। उस दिन प्रिया ने रोज़ की तरह सारे काम ख़त्म किए और घर जाने के लिए तैयार थी। तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। प्रिया के पास छाता भी नहीं था और उसका घर भी दूर था। मैंने उसकी स्थिति को देखते हुए कहा, प्रिया, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। इतनी तेज़ बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। प्रिया ने थोड़ी झिझक के साथ मेरी बात मान ली। मैंने उसे समझाया कि आंटी गांव में हैं और उसके घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए यहाँ रुकना ही बेहतर होगा। प्रिया ने रुकने का फैसला किया और वो किचन में जाकर हमारे लिए खाना बनाने लगी। जब तक खाना तैयार हुआ, बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। प्रिया का स्वभाव बहुत हल्का फुल्का और सहज था, इसलिए बातचीत के दौरान मेरी झिझक भी कम हो गई। खाने के बाद मैंने प्रिया से कहा, तुम हॉल में सोफे पर सो जाओ और मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। वो दिन भर के काम से थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। मैं अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर कुछ देखने लगा, लेकिन मेरा मन विचलित था। प्रिया का यहाँ होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नज़र अचानक सोफे पर सोई हुई प्रिया पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में प्रिया की छवि कुछ और ही नज़र आ रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज़ और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थामने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की खूबसूरती उस रात जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज़ आवाज़ें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। प्रिया सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे की मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और प्रिया ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो डरी हुई थी और मैं उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे अंदर एक अलग ही भावना जगा दी थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डर और मेरे करीब आना मेरी इच्छाओं को नियंत्रण से बाहर कर रहा था। मैंने भी प्रिया को कसकर गले लगा लिया। प्रिया डर के कारण और भी मजबूती से मुझे पकड़ रही थी। उस पल में ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए हों। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मेरे मन में विचारों और भावनाओं की एक और ही बारिश हो रही थी। प्रिया के स्पर्श ने मेरे अंदर उन इच्छाओं को जगा दिया था जिन्हें मैंने लंबे समय से दबा रखा था। फिर प्रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, रोहन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद थे। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होने के बहाने खोजती रही। उसकी बातों ने मुझे और भी असहज कर दिया। वो अपनी भावनाएं खुले तौर पर व्यक्त कर रही थी और मैं खुद को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस रात हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। बारिश थम चुकी थी और प्रिया ने मुझसे अलग होकर शांति से सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सारी रात जागता रहा। मेरे मन में अपराध बोध और पछतावे की लहरें उठ रही थीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि प्रिया अभी भी मेरे करीब में सो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत खुद को संभाला, धीरे से प्रिया को अपने से दूर किया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा मन हजारों सवालों में उलझा हुआ था। अगर अनीता को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेगी? क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। क्या वो अपने पिता को आदर से देख पाएगा?
रिश्तेदार और समाज क्या कहेंगे? क्या मैं अपने परिवार और जिम्मेदारियों को भूल गया? ये सारे सवाल मेरे सर पर भारी बोझ की तरह थे। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद प्रिया ने स्नान करके मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा भाव था। उसने सर झुकाकर कहा, रोहन, रात में जो कुछ भी हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने तुरंत कहा, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी गलती थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। प्रिया ने मेरी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, रुको रोहन, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी थी। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ, तुमने कभी भी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा। तुम्हारा यही व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। वो आगे बोली, तुमने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के बजाय फुल ड्रेस पहनने को कहा। ये बात कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ को कहनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत और मेरी भलाई का ध्यान रखा। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर खिंचती चली गई। उसकी ये बातें सुनकर मैं और भी असहज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बातों का क्या जवाब दूं। उसने कहा, रोहन, मैं तुम्हारे साथ अकेली घर में रहने के बावजूद तुमने मेरा कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया, और इससे मुझे तुम्हारी पत्नी के भाग्य पर जलन होती थी। इसलिए मैंने तुमसे उसकी सारी जानकारी ली और उसी के जैसे बनने की कोशिश कर रही थी। साड़ी पहनना, बालों में गुलाब लगाना, ये सब तुम्हें आकर्षित करने के लिए था, ताकि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर जाए। लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। सच में तुमसे ज़्यादा ईमानदार पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। प्रिया ये सब कह रही थी और मैं जैसे किसी अपराधी की तरह शांत खड़ा था। कुछ समय बाद मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, जो हुआ उसे भुला दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, कल से मेरे घर मत आना। प्रिया ने कहा, रोहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रात को जो कुछ हुआ बस वही हमारे बीच रहेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ने दूंगी। जो गलती तुमने की उसके लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ रोहन, चिंता मत करो। ये कहते हुए प्रिया अपने घर चली गई। उसके बाद से मैंने स्कूल की कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली और घर पर ही रुक गया, क्योंकि मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। इसके बाद प्रिया मेरे पास कभी नहीं आई और आंटी भी कुछ दिनों तक नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक एक दिन मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि तुम बाप बन गए हो और तुम्हें एक चांद सा बेटा हुआ है। उस दिन से मैं अपने बेटे की खुशियों में इतना खो गया कि रात को जो कुछ भी हुआ वो सब भूल गया। मेरी पत्नी वापस आ चुकी थी और मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश था। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैंने घर के आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने गिफ्ट उठाया और घर के अंदर आकर खोला। उसमें छोटे बच्चे के खिलौने और कपड़े और एक गुलाब था। मुझे समझ में आ गया कि ये गिफ्ट प्रिया ने रखा होगा। मेरी पत्नी ने पूछा, ये गिफ्ट किसने रखा होगा? तब मेरी नज़र उस गिफ्ट के साथ आई हुई चिट्ठी पर पड़ी। मैंने चिट्ठी बाहर निकाली और देखा कि उसमें मेरे बेटे के लिए शुभकामनाएं दी गई थीं, लेकिन नाम नहीं लिखा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये तो किसी ने भेजा है। वो और कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मेरी पत्नी वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे के पास चली गई। इसके बाद प्रिया मुझे कभी नहीं दिखाई दी। उसने जो वादा किया था उसे निभाया भी था। आज सिर्फ उसकी वजह से ही मेरा परिवार सुख और शांति से चल रहा था और हम पति पत्नी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।